नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको श्वसन के बारे में बताऊँ। दोस्तों, श्वसन क्या होता है? श्वसन एक प्रक्रिया है जिसमें जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है। श्वसन क्या होता है? श्वसन के अंदर जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है। अतः श्वसन एक उपापचय क्रिया है, कैटाबोलिक क्रिया है, जिसमें जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है। श्वसन एक ऑक्सीकरण क्रिया भी है, क्योंकि श्वसन की जो क्रिया होती है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, इसलिए श्वसन एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया भी है। इसके अलावा देखिए, श्वसन जो होता है उसमें जो ऊर्जा है वो निकलती है या ऊर्जा का निष्कासन होता है, इसलिए श्वसन एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। देखो दोस्तों, श्वसन की जो प्रक्रिया होती है या जो श्वसन है, श्वसन अलग अलग प्रकार के जो जीव हैं अलग अलग प्रकार के तंत्रों के द्वारा या अंगों के द्वारा श्वसन प्रक्रिया करते हैं। देखिए, जो स्तनधारी जो जीव होते हैं, स्तनधारी जीव होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। उनके अंदर श्वसन का जो मुख्य अंग है वो होता है फेफड़ा। इसके अलावा जो बिल बनाकर रहते हैं, मतलब भूमि के अंदर रहते हैं, भूमि के अंदर रहने वाले जो जंतु होते हैं वो त्वचा के द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं। जैसे कीट हैं, कीट जो होते हैं वो श्वास नली के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया है वो करते हैं। जो स्तनधारी हैं वो जीव फेफड़ों के द्वारा श्वसन करते हैं, और जो बिल बनाकर रहते हैं या भूमि में रहते हैं वो त्वचा के द्वारा श्वसन करते हैं, और जो कीट होते हैं वो श्वास नली के द्वारा श्वसन करते हैं। जलीय जीव श्वसन के लिए इनमें कलोम पाया जाता है। कलोम जैसे मछलियाँ वगैरह होती हैं, उनमें आगे की तरफ पे जो गील पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, उसमें पानी उच्च वेग से उसकी तरफ आएगा और उस गीलों के द्वारा उस पानी के अंदर घुली हुई जो ऑक्सीजन है उसको वो ग्रहण कर लेंगे। देखिए, जो मेंढक होता है, मेंढक 3 प्रकार से श्वसन कर सकता है। देखिए, अगर वो पानी के अंदर रहेगा तो कलोम के द्वारा श्वसन करेगा, और यदि वो पानी से बाहर मतलब जो स्थल पर रहेगा तो वो श्वसन क्रिया करेगा, फेफड़ों के द्वारा श्वसन क्रिया करेगा अगर वो पानी से बाहर है। जब वो मिट्टी के अंदर रहता है तो वो त्वचा के द्वारा श्वसन करता है। तो इस देखिए, श्वसन 2 प्रकार का कौन सा है? एक तो ऑक्सी श्वसन होगा। क्या होगा? ऑक्सी श्वसन, वायवीय श्वसन भी कहते हैं, और एक अनोक्सी श्वसन जिसको अवायवीय श्वसन कहा जाता है। ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन क्या होता है? देखिए, वायु की उपस्थिति में या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसको वायवीय श्वसन कहा जाता है, और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उनको अवायवीय श्वसन कहा जाता है। इसके अलावा एक प्रकार का श्वसन और होता है जिसको ऑक्सीजन के अभाव में श्वसन कहा जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, जब हम के अंदर मतलब हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एनर्जी संचित है वो एनर्जी दौड़ लगाने से समाप्त हो जाती है, तो हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होने के कारण हमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं आती है, या हमारे जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो हमें श्वसन क्रिया है वो तीव्र गति से करना पड़ता है। पेशियां हैं, उन पेशियों के अंदर लैक्टिक अम्ल बन जाता है, जिसकी वजह से पेशियों के अंदर जो दर्द वगैरह है या जलन वगैरह होने लगती है। कि वायु को जब अंदर ग्रहण करते हैं तो हम क्या करते हैं, या उस प्रक्रिया को जो अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया है उसको निःश्वसन कहा जाता है। और जब हम अंदर से बाहर वायु को निकालते हैं उसको निःश्वसन कहा जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, देखिए दोस्तों, जब हम वायु को अंदर लेते हैं तो वायु एक गैसों का मिश्रण है जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसें, जैसे आप जानते हैं कि वायु के अंदर 78% नाइट्रोजन पाई जाती है और 21% ऑक्सीजन पाई जाती है, और बाकी 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। अक्रिय गैसें हैं वो भी वायु के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा वायु के अंदर धूल के कण वगैरह, सूक्ष्म कण वगैरह है, ये भी पाए जाते हैं। तो ये संपूर्ण जो वायु का मिश्रण है वो हम नासा छिद्र द्वारा फेफड़ों में ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन जब वायु को बाहर निकाला जाता है तो नाइट्रोजन जितनी अंदर गई थी, मतलब 78% नाइट्रोजन हम अंदर ग्रहण करते हैं, उतनी ही बाहर निकाल पाते हैं। लेकिन ऑक्सीजन
जब ग्रहण की जाती है तो 21% ग्रहण की जाती है, 17% जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकलती है। लगभग 17% ऑक्सीजन है वो बाहर निकलती है, बाकी 4% जो ऑक्सीजन है वो हमारे जो शरीर है या जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए प्रयुक्त हो जाती है। इसी प्रकार जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी जब ये क्रिया होगी, श्वसन की क्रिया होगी, तो मतलब जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज का दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो CO2 बनेगी। तो CO2 जब 0.3% मतलब 0.03% जो CO2 है वो शरीर के अंदर प्रवेश करती है, मतलब फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती है, तो बाकी जो ये CO2 होगी जो अंदर बनी है वो CO2 होगी। तो इस प्रकार मतलब जो 4% जो CO2 है वो बाहर निकलेगी, मतलब CO2 अंदर कितनी गई 0.03 और बाहर कितनी निकली 4%। तो 4% ऑक्सीजन कम हो गई और CO2 बढ़ गई। तो इस प्रकार ये श्वसन के बारे में सामान्य जानकारी थी। अब इसका हम विस्तार से वर्णन करते हैं। देखिए दोस्तों, वायवीय श्वसन, जैसे मैंने अभी आपको बताया, श्वसन दो प्रकार का है मुख्य। वायवीय श्वसन क्या है? यह श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इस श्वसन में ग्लूकोज कार्बन वाला अणु, मतलब ग्लूकोज में 6 कार्बन के अणु होते हैं, तो 6 कार्बन वाला अणु 3 कार्बन वाले पाइरुवेट में बदल जाता है। वह साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में भी बदलता है। यह श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। मतलब वायवीय श्वसन कहाँ संपन्न होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होगा। और इसमें क्या बनेगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा और जो 6 मतलब C6H12O6 ये ग्लूकोज है, इसमें कार्बन के 6 अणु हैं, लेकिन जो पाइरुवेट जो बनेगा, पाइरुवेट अम्ल बनेगा, उसमें 3 कार्बन होते हैं और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, जल और जो ऊर्जा है ये बनेगी। तो इस अवायवीय श्वसन, यह श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। इस प्रक्रम में ग्लूकोज से पाइरुवेट तथा एथेनॉल व कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित, मतलब ग्लूकोज जो होता है वो पाइरुवेट में बदलेगा पहले, और पाइरुवेट फिर एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदलेगा। यह प्रक्रम या यह जो क्रिया है जो अवायवीय श्वसन की है, यीस्ट के अंदर होती है, यीस्ट के अंदर होगी। कभी कभी हमारी पेशियों, मतलब अब जो ऑक्सीजन के अभाव में जो श्वसन है वो है, पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ये कमी हो जाने के कारण पाइरुवेट जो अम्ल है वो किस में बदल जाएगा? लैक्टिक अम्ल में बदल जाएगा। इसमें बनने वाली ऊर्जा एटीपी के रूप में प्रयुक्त होती है, कार्य करती है। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसका विखंडन देखिए, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा प्राप्त होती है। ये प्रक्रिया यीस्ट में होती है। और ये जो पेशियों में होने वाली जो क्रिया है जो ऑक्सीजन के अभाव में होती है, ये लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी प्रकार ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी CO2, जल और ऊर्जा, ये क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। ग्लूकोज पहले पाइरुवेट में बदलेगा और पाइरुवेट से फिर ये इसमें परिवर्तित होगा। श्वसन तंत्र देखिए, मानव में मुख्य जो श्वसन अंग है वो फेफड़े होते हैं। मानव में मुख्य अंग जो श्वसन के लिए है वो फेफड़े होते हैं। फेफड़ों के सहायक अंग, फेफड़ों के अन्य सहायक अंग नासाद्वार, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिकाएँ, कुपिकाएँ, डायफ्राम आदि ये अन्य सहायक अंग हैं। मानव में हवा नासाद्वार द्वारा अंदर की ओर प्रवेश करती है, जहाँ पर छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं जो हवा को निस्यंदित कर देते हैं। मतलब जो नासा द्वार है, उस नासा द्वार के अंदर जो सूक्ष्म रोम पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं, जो धूल के कण वगैरह हैं या जो सूक्ष्म कण हैं या हानिकारक जीव हैं देते हैं। इस प्रकार शुद्ध हवा अंदर की ओर प्रवेश करती है, तो शुद्ध वायु है वो ही क्या करेगी? फेफड़ों में प्रवेश करेगी। ये महीन रोम, ये जो महीन रोम है, धूल के कणों व अशुद्धियों को यहीं पर रोक लेते हैं और शुद्ध हवा श्वास नली में प्रवेश करती है। शुद्ध हवा ही क्या करती है? श्वास नली में प्रवेश करती है। अब जो श्वास नली है वो क्या है? देखिए, श्वास नली ये एक नली जैसी संरचना होती है, नली जैसी संरचना होती है। इसमें 10-12 सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं जो उपास्थियों के बने होते हैं। ये छल्ले क्या करते हैं? श्वसन नली को पिचकने से रोकते हैं।
फिर इसके बाद में आता है श्वसनी। देखिए श्वसन जो नली होती है वो आगे जाकर दो भागों में विभाजित हो जाती है इस प्रकार। तो ये जो विभाजित हो रही है ये क्या है, श्वसनी, और ये अपने अपने ओर के फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। प्रवेश करने के बाद में ये विभिन्न शाखाओं में बढ़ जाती है जिसको श्वसनियाँ कहते हैं। तो देखिए श्वसनी क्या है। श्वसनी, श्वसन नली फेफड़ों में प्रवेश करती है तथा दो भागों में विभाजित हो जाती है जिन्हें श्वसनी कहते हैं। इसका कार्य हवा को श्वसनिकाओं तक पहुंचाना होता है। अब देखिए श्वसनियाँ क्या हैं। श्वसनियाँ, श्वसनिकाएँ, श्वसनी अनेक महीन शाखाओं में विभाजित हो जाती है जिन्हें श्वसनिकाएँ कहते हैं। कुपिकाएँ, श्वसनी है वो शाखाओं में बढ़ जाती है। उन शाखाओं के अंतिम छोर पर या अंतिम भाग पर एक गुब्बारे जैसी संरचना पाई जाती है जिसको कुपिकाएँ या वायुकोश कहते हैं। श्वसनिकाओं का अंतिम सिरा गुब्बारे जैसी संरचना प्रवेश करता है जिसे कुपिकाएँ कहते हैं। कुपिकाओं से गैसों का विनिमय होता है। कुपिकाओं में रक्त वाहिनियों का जाल पाया जाता है जो कार्बन डाइऑक्साइड सहित रक्त कुपिकाओं तक पहुँचते हैं तथा ऑक्सीजन को पूरे शरीर में वितरित करते हैं। जैसे ही श्वास अंदर की ओर प्रवेश करते हैं डायफ्राम नीचे की ओर व पसलियाँ ऊपर की ओर उड़ जाती हैं व फेफड़े फूल जाते हैं। जैसे ही श्वास बाहर छोड़ते हैं डायफ्राम ऊपर की ओर व पसलियाँ नीचे की ओर हो जाती हैं जिसके कारण फेफड़े सिकुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार ये श्वसन की क्रिया होती है। अब देखिए कुपिकाओं की सतह को श्वसन सतह भी कहते हैं। जब हम श्वसन अंदर लेते हैं तो फेफड़े क्या होंगे, फूलेंगे। इस कंडीशन में जो पसलियाँ हैं वो फैलेंगी और जो डायफ्राम है वो चपटा हो जाएगा और इसकी विपरीत क्रिया करते हैं तो ये जो फेफड़े और डायफ्राम हैं ये भी विपरीत क्रियाएँ करेंगी। अब इसके बाद में आता है फेफड़े। क्या दो होती है, इसका रंग हल्का गुलाबी होता है। इसके चारों ओर आवरण पाया जाता है जिसे फुफ्फुसी आवरण कहते हैं। फेफड़े दाएँ व बाएँ दो भागों में बटे होते हैं। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े की तुलना में छोटा होता है। दाएं फेफड़े में 3 भाग, बाएं फेफड़े में 2 भाग होते हैं। दोनों फेफड़ों के नीचे पेशी संरचना होती है जिन्हें डायफ्राम कहते हैं। पसलियां व डायफ्राम श्वसन क्रिया में सहायक होते हैं। कंठ में एक ढक्कनुमा संरचना पाई जाती है। कंठ में यहाँ पर एक ढक्कनुमा संरचना पाई जाती है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं या गाठी ढक्कन कहते हैं। ये क्या करता है, ये श्वसन व भोजन का मार्ग निर्धारण करता है। मतलब श्वसन जब करते हैं तो जो वायु है वो ग्रास नलिका में जाने से रोकता है और जो भोजन है उसको श्वसन नली में आने से कौन रोकता है, एपिग्लोटिस या गाठी ढक्कन। श्वसन प्रक्रिया विसरण द्वारा होती है। श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। जैसे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक तथा फेफड़ों में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण ऑक्सीजन वातावरण से फेफड़ों की ओर प्रवेश करता है, उसी प्रकार फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक व वातावरण में कम होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों से वातावरण में छोड़ा जाता है। तो ये प्रक्रिया इस प्रकार होती है। अब देखिए जल में रहने वाले जीव जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जैसे मछलियाँ तेज गति से दौड़ती हुई पानी को मुंह में लेकर गलफड़ों या कलौम तक पहुंचाती हैं जिससे जल में घुली हुई ऑक्सीजन को रुधिर लेकर चला जाता है। नासा, गुहा, नाक, ग्रसनी, सी आकार के छल्ले जो उपास्थियों के बने होते हैं। श्वसन नली और ये दायां फुफ्फुस और ये बायां फुफ्फुस और ये फुफ्फुस फेफड़े के चारों ओर जो आवरण होता है उसको फुफ्फुसी आवरण कहते हैं। ये श्वसनियाँ हैं और ये श्वसनिकाएँ और ये कुपिकाएँ और ये डायफ्राम है और इसके ऊपर इस प्रकार जो पसलियाँ हैं वो पाई जाती हैं। अब देखिए इसमें ये जो श्वसन नली है, इस श्वसन नली इस प्रकार ये 2 भागों में विभाजित हो रही है, इसको हम श्वसनी कहेंगे और ये आगे जाकर इस प्रकार 2 भागों में मतलब आगे जाके शाखाओं के रूप में बढ़ जाती हैं जिसको श्वसनिकाएँ कहते हैं। इन श्वसनिकाओं के अंतिम भाग पर मतलब ये जो फेफड़ा है आपका, इस फेफड़ों में इस प्रकार ये श्वसनिकाएँ हैं, इन पर ये कुपिकाएँ पाई जाती हैं और इन कुपिकाओं के ऊपर ही क्या पाया जाता है, रक्त वाहिनियों का जाल पाया जाता है। तो जो रक्त होता है उस रक्त में हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है जो केवल ऑक्सीजन से ही क्रिया करता है। इसके अलावा ये क्या करता है, जो हीमोग्लोबिन है ये कार्बन मोनोऑक्साइड से भी क्रिया करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया ऑक्सीजन से भी ज़्यादा करता है। इसीलिए जब हम बंद कमरे के अंदर सिगड़ी जलाकर मतलब ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलने के कारण
कार्बन डाइऑक्साइड ना बन के कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, और कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन से भी ज़्यादा क्रियाशील है हीमोग्लोबिन के साथ। तो हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करके एक जहरीला या विषैला पदार्थ बना लेती है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।